आपने देखा होगा अब तक जो भी हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट होता है। और कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जब परीक्षा दे के हम आते हैं तो कभी कभी ऐसे प्रश्न हम छोड़ आते हैं या ऐसे प्रश्नों को हम हैंडल नहीं करते हैं जो प्रश्न हमें आते थे या हम प्रयास करते सही तरीके से तो उन प्रश्नों को हल कर सकते थे। कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं और अगर आप प्रयास करते हैं तो ऐसे प्रश्न भी हल हो जाते हैं। और कभी कभी आपके ओवर कॉन्फिडेंस में आप आते हुए प्रश्नों को गलत कराते हैं और फिर इसके बाद घर पे आके अपने आप से डिस्कस करते हैं, अपने मित्रों में डिस्कस करते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता था और मैंने इस क्वेश्चन को जो है ना गलत कर दिया है और मैंने इसको ये लगा दिया और इस लगाना ये था। तो देखो, सबसे पहले परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ता है और परीक्षा हॉल में बैठने के बाद भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो प्रश्न की डिमांड को समझना है। क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझते हैं तभी अपन आते हुए प्रश्नों को गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को एक विश्वास रहता है ये तो हमको आता है, इसका आंसर ये है और बस टक मारा और अपने चले आए। वो गलत हो जाता है। हर प्रश्न की उसकी अपनी एक डिमांड होती है और हर प्रश्न की डिमांड को समझना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप प्रश्न की डिमांड को समझ लेते हैं तो ऐसे प्रश्न जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जिनसे आप बिल्कुल परिचित नहीं है, तो आधा प्रश्न का उत्तर तो आप देने में सक्षम हो जाते हैं अगर वास्तविक क्वेश्चन की मांग को समझ लेते हैं कि उसकी डिमांड क्या है। और आधा आपको सॉल्व करना होता है जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आता। और जो प्रश्न आपको थोड़ा बहुत आता है, अगर आप प्रश्न की डिमांड को समझते हैं कि प्रश्न हमसे क्या डिमांड कर रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को 2/3 हिस्सा जो है ना आप हैंडल कर सकते हैं केवल प्रश्न के समझने से। बाकी 1/3 पे आपको मेहनत करना पड़ती है। और अगर आप पूरी तरह से क्वेश्चन की डिमांड को समझ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है ना हम आपको प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके और एक तरह से प्रश्नों की एक सीरीज हम चलाना चाहते हैं। तो इसमें जो है ना 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो है ना रूटीन में, अभी तो मैं एक ही टाइटल के क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोस्ट मुगलिया सल्तनत यानी आधुनिक भारत में जो उत्तरवर्ती मुगल हैं उनके उत्तरवर्ती मुगलों के संदर्भ में ही दे रहा हूँ। लेकिन अगली जो सीरीज हमारी आएगी, अगला जो वीडियो लगातार हमारे वीडियो आएंगे प्रश्नों से संबंधित, तो ओवरऑल मॉडर्न इंडिया के लिए जाएंगे और ओवरऑल मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चनों को किस प्रकार से आंसर सही है या अपन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए, इस प्रकार से जो ना आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आने वाले एग्जामों में वो आपको सहायता कर सकें। तो जैसे एक प्रश्न मैं लेता हूँ, बहादुर शाह प्रथम जो आधुनिक भारत में यानी औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह बना था, उत्तरवर्ती मुगलों में पहला मुगल बादशाह माना जाता है, बहादुर शाह प्रथम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपने देखा बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो मतलब इसका मतलब कि कुछ बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में कुछ कथन कहे गए हैं, तो हमें ये देखना है कि ये है किस पे। तो मतलब ये बहादुर शाह प्रथम पे, तो ब्रेन में एक फ्रेम आ जाना चाहिए कि बहादुर शाह प्रथम कौन है। तो इसका मतलब हुआ कि बहादुर शाह प्रथम जो है ना भाई, थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी होना चाहिए इतिहास के संदर्भ में। जब इतिहास का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं तो बहादुर शाह प्रथम कौन है, तो ये पता होना चाहिए कि औरंगजेब के जस्ट बाद जो बैठा था, औरंगजेब का जो पुत्र, तो वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है ना 1707 में हुई थी। तो 1707 में उसकी मृत्यु हुई, तो 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा। जब 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा तो स्वाभाविक है कि 1707 में बहादुर शाह प्रथम जो है ना वो गद्दी पर बैठा अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का युद्ध करके। इतना तो जानकारी आपको होना ही चाहिए। अब इसके जो कथन है वो कथन के बारे में चर्चा करते हैं। इसका पहला कथन जो है ना शासक बनने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने यानी शासक बनने के लिए उसने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था। दूसरा कथन है इसका, बादशाह बनने के बाद उसने शाह आलम प्रथम की उपाधि ली थी। बादशाह बनने के बाद उसने शाह आलम प्रथम की उपाधि ली थी। तीसरा कथन है इसका शासनकाल 1700 AD से यानी 1700 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक रहा है। और चौथा कथन जो था, इसके शासनकाल में
ताराबाई व साहू के मध्य मराठा गृह युद्ध शुरू हो गया था। तो देखो इस चार जो कथन, इन चार कथनों में जो इनके हमें क्या करना था, जो हमारा उत्तर होगा, तो हमारा देखो उत्तर ये है, ए में है केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, बी में है सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है बी में, सी में है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, और डी में है थर्ड और फोर्थ सही है। अगर हम पूरे प्रश्न पे डिमांड करते हैं तो बहादुर शाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, या तो अपन को सत्य कथन आना चाहिए। इन चार कथनों में से अगर आपको एक भी सत्य कथन आ रहा है तो आप इन पर विचार कर सकते, या आपको असत्य कथन आना चाहिए। इन चार कथनों में से आपको लग रहा है कि एक कथन असत्य है तो उसकी पहचान होना चाहिए। तो देखो या तो सत्य की पहचान करो कम से कम एक की, या कम से कम एक असत्य की पहचान करो। अगर आप कम से कम एक सत्य की पहचान करते हो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो शासक बनने के लिए उसने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, तो चलो मैंने ये मान लिया कि मैंने 100% ये जो है ना सही है। तो अगर आपने मान लिया कि ये पहला कथन जो है ना इसका बिल्कुल सही है, तो सबसे पहले तो आप आंसर पे जाओ। आंसर पे ये देखो कि उत्तर में ए में क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी इसको अपने पास रख लो। बी में क्या दिया है, सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है। तो जब आपको पता है कि मेरा फर्स्ट 100% सही है और फर्स्ट सही है, तो पहले तो बी को काट दो कि बी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हमारा सही है और इसमें फर्स्ट दिया नहीं है, इसमें सेकंड थर्ड और फोर्थ दिया है, तो बी को काट दो, यानी एक आंसर आपका अब उससे बाहर हो गया है डिसीजन से। इसके बाद सी में है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, तो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ रहा है। डी में है थर्ड और फोर्थ सही है, तो देखो डी में भी फर्स्ट नहीं है, जबकि हम कंफर्म है कि फर्स्ट सही है, तो डी को बाहर कर दो। तो देखो 50% की, अभी आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, लेकिन 50% की आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई है। 50% की आपकी जो है ना प्रोबेबिलिटी बन गई कि अब 50% आपको क्वेश्चन, यानी दो आंसरों में से एक का निर्णय लेना आपको, दो तो आपके आंसर वहां नहीं, अब दो में से एक का निर्णय लेना है। तो यहाँ पे अब हम देखना है कि और कौन सा है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखो बादशाह बनने के बाद उसने शाह आलम प्रथम की उपाधि ली, हमें नहीं पता ली कि नहीं। अगर आपको पता है कि लिए तो ठीक है, हमें नहीं पता ली कि नहीं, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसका शासनकाल 1700 से 1712 ईस्वी तक रहा। तो आप अगर ये बात जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, तो 1707 या उसके बाद ही उत्तराधिकार का युद्ध होगा। तो 1707 और उसके बाद ही उसका उत्तराधिकार का युद्ध होगा, तो जो भी गद्दी पे बैठेगा वो 1707 के बाद बैठेगा। तो 1707 के, जबकि ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि 1700 ईस्वी से 1712 तक रहा, तो ये तो गलत बोल रहा है। तो अगर ये आपको ये पता है कि ये गलत है, तो आप ये देखो कि जो गलत है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन तीसरा वाला जो कथन था ना, वो तीसरा वाला कथन गलत है, तो अपन को सही तलाशना था। तो देखो कि तीसरा किसमें नहीं है, तीसरा किसमें नहीं है, और जिसमें तीसरा ना हो और फर्स्ट हो, जिसमें तीसरा जो है ना, जैसे सी में नहीं है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सी में नहीं है, तो देखो दो चीजों से यहां से निकल आया आंसर। या आपको ये पता हो कि उसने शाह आलम प्रथम की उपाधि ली, तो आप ये देख लो कि फर्स्ट और सेकंड किस में है, तो फर्स्ट और सेकंड देख लिया आपने। मान लो हमें थर्ड नहीं पता है, तो फर्स्ट और सेकंड देख लिए, तो दो हमारे निकल गए थे, जो दो बचे थे हमारे पास। तो देखो ए और सी, ए और सी अभी टकराहट बनी हुई है। इसके शासनकाल में ताराबाई व साहू के मध्य मराठा युद्ध शुरू हो गया था, मराठा गृह युद्ध शुरू हो गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1707 में साहू जी को रिहा कर दिया गया था और वो मराठवाड़े में पहुंच गए, और ताराबाई जो छत्रपति अपने पुत्र को बनाए हुए थी और संचालन कर रही थी मराठवाड़े का, तो इन्होंने चुनौती दी और वहां पे गृह युद्ध शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि 1707 में इनकी रिहाई हो गई थी। तो यानी ये फोर्थ जो है ना सही है कथन। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि चौथा सही है। तो अब इसमें देखना था कि ए और सी में फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। एक तो तरीका आपके पास ये था। दूसरा तरीका इसमें ये है कि अगर आपको ये चीज कंफर्म है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और बहादुर शाह प्रथम का जो कार्यकाल रहा 1707 से 12 तक रहा है, तो ये देख लो इसमें पूरे में कि थर्ड किसमें नहीं है। तो देखो फर्स्ट सेकंड, इसमें थर्ड नहीं है, ये गलत है। तो ये गलत है, तो ये यहाँ पर आपको देखना था कि जिसमें थर्ड नहीं है पहले उसे बाहर करना है। तो देखो थर्ड इसमें नहीं है, थर्ड इसमें नहीं है, मतलब ये गलत है, तो थर्ड को बाहर रहना चाहिए। तो आपके पास ए है,
देखो बी में थर्ड है जबकि ये गलत है, अपन को सही तलाशना था, तो बी बाहर हो गया, और डी में थर्ड है तो डी बाहर हो गया, तो यहाँ बी और डी बाहर हो गया था। अब बी और डी बाहर हो गया था तो यहाँ पे अपने पास बचा था ए और सी, ए और सी। अब अपने पास जो है ना एक विकल्प और अगर आ जाता, कथन में से एक कथन और आता, तो आपका जो है ना सी सही हो जाता। तो इसका आंसर जो है ना सी है। आपने देखा हम किस प्रकार से कोशिश किए थे, मतलब हमें ये नहीं बताना था कि आपको कितना आता, हमें ये बताना था कि आप प्रोबेबिलिटी कितना ला सकते हैं, आप आधी लड़ाई कैसे जीत सकते हैं। अगर आप ऐसे आधी लड़ाई जीत जाते हैं और ऐसे 20 क्वेश्चन आपके पास हो जाते हैं एग्जाम में, या 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 10 क्वेश्चनों में से देखो 2 क्वेश्चनों पे आपकी लड़ाई है, तो सबके या तो अपर मान लो, सबके ऊपर का हिस्सा देखो, जैसे आपने मैंने दिया था कि आपके पास ए और डी आ रहा है मान लो कंफ्यूजन में, या ए और सी आ रहा आपका कंफ्यूजन में, या ए और बी आ रहा आपका कंफ्यूजन है, जो भी आपके कंफ्यूजन में आ रहा है, तो ऊपर वाले को अपर मान लो, नीचे वाले को लोअर मान लो, और 10 के 10 क्वेश्चनों के अपर लगा दो, तो आपको 50% की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, यानी 50% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या 10 के 10 क्वेश्चनों के लोअर मार दो, तो आप 50% की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो, और जब आप कोशिश करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, जूझना चाहते हैं क्वेश्चन से, तो ऐसी अवस्था में जो है ना आप आसानी से जो है ना जो जूझ के और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे बहादुर शाह ने, आप देख सकते हैं कि बहादुर शाह ने, अब बहादुर शाह के संदर्भ में कुछ कथन है, तो बहादुर शाह ने क्या किया है। तो पहला कथन है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को फांसी दी। क्या ये आपको आता है? अगर नहीं आता है तो इसका दूसरा कथन है छत्रसाल बुंदेला को सेवा में लिया। क्या ये आता है आपको? तीसरा क्वेश्चन है साहू जी को कैद से मुक्त किया, और चौथा आता चूड़ामण जाट को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। तो देखो यहां पर हम देखते हैं कि अपन को क्या देखना था, अपन को केवल ये देखना था कि बहादुर शाह के संदर्भ में ना तो ये कहा था कि सत्य क्या है और ना ये कहा था कि असत्य क्या है। अगर वो कहता कि क्या सत्य है तो अपन को केवल सही तलाशना था, अगर वो कहता कि क्या असत्य है तो अपन को केवल क्या गलत तलाशना था। ना उसने सत्य कहा ना उसने असत्य कहा, तो फिर क्या है, तो फिर हम उत्तर से देखेंगे कि उत्तर में मैचिंग किसकी हो रही है। सत्य असत्य की एक साथ मैचिंग तो नहीं हो रही है, या सत्य सत्य की मैचिंग अलग हो रही है, बाकी आंसरों में किसी में एक असत्य जुड़ा हुआ है। इस टाइप से जो है ना हम आंसर को फिर फोकस करते हैं कि एक्चुअल में आंसर क्या डिमांड करवा रहे हैं प्रश्न से। तो यहां पर हम देखते हैं जैसे ए वाला फर्स्ट और सेकंड को एक उन्होंने जोड़ा बनाया, फर्स्ट और सेकंड, सत्य असत्य ये अपन को देखना है। सेकंड और थर्ड आप देखते हैं तो सेकंड और थर्ड में क्या मैचिंग है, मैचिंग देखना, डिसमैचिंग नहीं देखना इनकी। इसके बाद सी में है थर्ड और फोर्थ, और डी में है सेकंड और फोर्थ। अब अपन को क्या देखना था कि क्या बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के 10वें गुरु को फांसी दी थी। तो बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के 10वें गुरु को फांसी नहीं दी थी, बल्कि सिखों के 10वें गुरु को 5000 का मनसबदार बनाया था। तो 5000 का अगर इन्हें मनसबदार बनाया था तो ये फर्स्ट वाला जो है ना क्या हो गया, गलत हो गया है। इसके बाद देखना छत्रसाल बुंदेला को सेवा में लिया, तो बिल्कुल सही है, छत्रसाल बुंदेला को सेवा में लिया, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम ने जो है ना मेल मिलाप की नीति को अपनाया था। तो जाटों के साथ, बुंदेलाओं के साथ या अन्य लोगों के साथ जो है ना मेल मिलाप की नीति, सिखों के साथ भी मेल मिलाप की नीति को अपनाया था। तो छत्रसाल बुंदेला को सेवा में लिया, ये सही है। तो देखो पहला वाला गलत हो गया है, दूसरा वाला आपका सही है। साहू जी को कैद से मुक्त किया, ये अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये सही है, यानी तीसरा सही है। चूड़ामण जाट को पराजित कर उसकी हत्या की, नहीं, चूड़ामण जाट के साथ भी मेल मिलाप की नीति को अपनाया था। बदन सिंह जाट को जो है ना दंडित किया था, हत्या नहीं की थी, दंडित किया था बदन सिंह जाट को बाद में, जब जाटों ने विद्रोह कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में जो है ना अपन को ये चूड़ामण जाट की हत्या कर दी, यानी ये गलत है। तो अपन को एक मैच करवाना है, या तो सही सही का मैच हमें आंसर मिल जाए। तो देखो हमारे पास क्या था, जैसे हम इसको देखते हैं कि हमारा जो है ना सिखों के 10वें गुरु की हत्या कर दी, ये गलत है। छत्रसाल बुंदेला को लिया सेवा में, ये सही है। साहू जी को मुक्त किया, ये सही है। चूड़ामण की हत्या कर दी, ये गलत है। यानी कि या तो हमारे पास मैच हो जाए फर्स्ट और फोर्थ का, या हमारे पास मैच हो जाए सेकंड और थर्ड का। अब देखो आंसर में
फर्स्ट और सेकंड, ए में है फर्स्ट सेकंड यानी डिसमैच हो रहा है आपस में। एक है सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड यानी ये बात सही है, मैच हो गया ये। और फिर इसके बाद है थर्ड और फोर्थ, तो देखो ये डिसमैच कर रहा है। इसके बाद है सेकंड और फोर्थ, तो ये डिसमैच कर रहा था, मतलब एक सही दे रहा था आंसर में, एक गलत दे रहा था। हमें चाहिए दोनों सही हो या दोनों गलत हो, ऐसी मैचिंग चाहिए थी। तो ऐसी मैचिंग जो है ना बी में मिल रही है, यानी सेकंड और थर्ड बात तो सही है। तो इसका मतलब होता है बहादुर शाह ने क्या किया, यानी क्या सही है उसने क्या किया। तो सेकंड और थर्ड सही, यानी छत्रसाल बुंदेला को सेवा में लिया और साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर वही चीज अपनाते हैं कि किसी भी एक चीज पे अगर पकड़ है, जैसे आपको पता था कि छत्रसाल बुंदेला को सेवा में ले लिया, या आपको पता था कि सिख गुरु 10वें जो सिख गुरु थे उन्हें फांसी नहीं दी थी, तो फांसी नहीं दी थी, तो इसको बाहर करो कि फांसी नहीं दी थी, ये गलत है, तो गलत है। तो ये फर्स्ट मतलब ये बाहर हो गया, उसके बाद जो है ना ये बाहर हो गया, केवल एक आंसर इसमें बाहर हुआ। अगर दूसरी बात आपको आती है कि छत्रसाल बुंदेला को सेवा में लिया, तो ये देखो सेकंड किस में है, तो सेकंड इसमें ए में भी है, बी में भी है और इसके बाद डी में भी है। तो मतलब यहाँ पर जो है ना सी बाहर हो गया है। हमें कोशिश करना है कि कितने आंसरों को हम बाहर कर सकते हैं, फिर उस पर हमें लड़ना है। इस टाइप से हमें विधान बनाना पड़ेगा। अगर आप इस टाइप से विधान बनाते हो एग्जाम हॉल में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो क्रिएटिव माइंड सिलेक्शन उसी का होता है जो क्रिएटिव माइंड होता है, जो जल्दी डिसीजन लेता है, जिसका डिसीजन पावर जो है ना बहुत अच्छा होता है। इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बहुत जल्दी जल्दी कोशिश, जैसे आप तो प्रैक्टिस करते हैं CGL या किसी कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए जो आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का मीन्स क्या होता है? प्रैक्टिस का मीन्स यही होता है हम लगातार क्वेश्चन करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, सेट पेपर लगाते रहते हैं, या मैथ का सॉल्यूशन निकालते रहते हैं, रीजनिंग का सॉल्यूशन निकालते रहते हैं और वोकेबलरी का यूज़ करते रहते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो आप धड़ाधड़ एग्जाम निकालने लगती हैं। तो उसी संदर्भ में जो है ना, जैसे ही हम सोचने का नज़रिया जो है तेज करते हैं, हर चीज़ बिंदुओं पे सोचने समझने की जो है ना, मैं एक तरह से रिकॉलिंग की शक्ति को बढ़ाते हैं और सोचने समझने यानी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाते हैं, तो आप आसानी से जो है ना हल कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जहांदार शाह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जहांदार शाह, अब देखो जहांदार शाह के बारे में जो है ना 5 कथन दिए गए हैं इसमें। पहला कथन है उत्तराधिकार के युद्ध जुल्फिकार खां के सहयोग से लड़ा था। उत्तराधिकार का युद्ध जुल्फिकार खां के सहयोग से लड़ा था। भाई बहादुर शाह का पोता था। उसका शासनकाल 1713 से 1719 तक रहा। इसके शासनकाल में अभिजात वर्ग यानी एलिट क्लास में शासक निर्माता प्रथा शुरू हो गई थी और उसके भतीजे फर्रुख सियर ने उसे पराजित कर और वो मतलब उसके भतीजे फर्रुख सियर ने पराजित किया और शासक बना। मतलब भतीजे फर्रुख सियर ने उसे पराजित किया और शासक बना था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें से हमें कौन सा कथन सत्य है ये जानना था। पहले में देखते उत्तराधिकार का युद्ध जुल्फिकार खां के सहयोग से लड़ा था। हो सकता आपको पता हो ना पता हो। बहादुर शाह का पोता था, हो सकता आपको पता हो ना पता हो। शासनकाल 1713 से 19 तक रहा, तो 13 से 19 तक तो फर्रुख सियर का रहा था। ये तो बहुत प्रसिद्ध मुगल बादशाह रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो सबसे पहले हमें गलत को तलाशना था कि गलत तीसरा किस किस आंसर में है। तो देखो पहला आंसर है इसका ए, पहला दूसरा तीसरा सही है। दूसरा है दूसरा तीसरा चौथा, फिर है तीसरा चौथा पांचवा और फिर इसके बाद है चौथा पांचवा और पहला। देखो हमें ये कंफर्म हो गया कि तीसरा गलत है, तो पहले तीसरा जिसके अंदर है उसे बाहर निकाल लूं। ए में पहला दूसरा तीसरा सही बता रहा वो तीसरा जबकि गलत है, तो ए तो बाहर हो गया। बी में दूसरा तीसरा चौथा बता रहा है, तीसरा गलत है, बी बाहर हो गया। सी में तीसरा चौथा पांचवा बता रहा है, इसमें भी तीसरा है, तो ये भी बाहर हो गया। तो लास्ट में क्या बचा? डी बचा, जिसमें चौथा पांचवा फर्स्ट सही है। तो ये आंसर अपने आप निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उत्तराधिकार का युद्ध उसने जुल्फिकार खां के जो है ना सहयोग से लड़ा था, यानी ये बात सही हो गई। भाई बहादुर शाह का पोता था, पोता नहीं हुआ, बहादुर शाह का पुत्र था। और शासन उसका जो है ना 1712 से 13 तक रहा था, तो ये 13 से 19 बता रहा था।
और इसके शासनकाल में अभिजात वर्ग एलीट क्लास की जो है ना वो प्रथा शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही है, सैयद बंधुओं का जो इजाद देखते हैं हम इसी के पीरियड से देखते हैं और इसके भतीजे जो मतलब अभिजात वर्ग से मतलब होता है सैयद बंधु और जो तुरानी दल ईरानी दल। तो तुरानी दल ईरानी दल का जो मैटर था वो जहांदार शाह से ही शुरू हो चुका था, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि इसकी जड़ें हमें थोड़ी सी बहादुर शाह प्रथम में भी दिखती हैं, लेकिन जहांदार शाह से जो है ना ये जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, यहाँ से बिल्कुल स्पष्टीकरण हो गया था कि अब जो है ना अभिजात वर्ग जो है ना राजाओं को बदलेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं कि उसके भतीजे ने यानी फर्रुखसियर उसका भतीजा था और स्वाभाविक सी बात है कि उसने जो है ना उसको गद्दी से हटा दिया था। तो ये एक प्रश्न ये हुआ था। अगले प्रश्न पे अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे चौथा प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करते हैं सैयद बंधुओं के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। मतलब सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खां के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इनके संबंध में जो कथन हैं दिए गए उन पर विचार करना अपन को। पहले कथन है फर्रुखसियर की बादशाहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें किंग मेकर कहा जाता है। किंग मेकर मतलब वही राजा बनाने वाले लोग हैं। और फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां का मीर बख्शी और हुसैन अली को जो है ना अब्दुल्ला खां को मीर बख्शी और हुसैन अली को वजीर नियुक्त किया था। और अगला कथन जो है ना इनकी हत्या इनके विरोधियों के द्वारा 1700 ईस्वी में कर दी गई। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि विचार करना है कि क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो अपन को देखो सही गलत को एक साथ नहीं मिलाना है, या तो सही सही को एक साथ मिलाएं या गलत गलत को एक साथ मिलाएं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जिस पे आपको वही कंफर्म हो कि कंफर्म है कि ये चीज ऐसा है, तो पहले उसको उठाएं। देखो फर्रुखसियर की बादशाहत में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो फर्रुखसियर की बादशाहत में जो सैयद बंधु थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी या नहीं रही थी, तो ये अपन को देखना पड़ेगा। दूसरा है किंग मेकर, ये बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें किंग मेकर कहा गया है। अब इन्हें किंग मेकर कहा गया है तो ये बात सही है। तो मतलब किंग मेकर का मतलब हुआ सेकंड, इन्हें किंग मेकर यानी दूसरा सही है। तीसरा है इसका फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को मीर बख्शी और हुसैन अली को जो है वो वजीर नियुक्त किया था। तो देखो अब्दुल्ला खां को, जो अब्दुल्ला खां था वो बड़ा भाई था और उसको जो है ना वजीर और हुसैन अली को जो है ना वो मीर बख्शी नियुक्त किया था, यानी ये गलत हो गया है। अगला क्या था, इसकी हत्या इनके विरोधियों के द्वारा 1720 ईस्वी में कर दी गई थी। ये बिल्कुल सही है। 1720 ईस्वी के आसपास जो है ना इनकी हत्या हुई होगी, क्योंकि इन्होंने जो है ना 1719 में फर्रुखसियर को गद्दी से हटा के रफ़ी-उद-दौला को गद्दी पर बैठाला, रफ़ी-उद-दर्जात को गद्दी पर बैठाला, फिर रफ़ी-उद-दौला को गद्दी पर बैठाला, फिर नेकुसियर को गद्दी पर बैठाला और ये 3-3, 4-4 महीने के लिए गद्दी पे बैठे थे। तो स्वाभाविक है कि इसके बाद जो है ना उसकी हत्या हो गई होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना हमारा आंसर आया कि हमको क्या तलाशना था, हमें जो है ना सही सही चीजें का मैच तलाशना था या गलत गलत चीजों का। तो सही गलत के साथ मैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो ए मतलब ए में क्या दिया था, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थर्ड नहीं दिया है। थर्ड नहीं दिया है इसका मतलब होता है कि तीसरे में कुछ गड़बड़ है। तीसरा क्या था, फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को मीर बख्शी और हुसैन अली को वजीर नियुक्त किया था। तो एक बात तो आपकी कंफर्म हो गई कि महत्वपूर्ण भूमिका थी, पहला सही था, दूसरा सही था और चौथा सही था। अब 3 चीजें सही थी तो अपन को सही तलाशना था, यानी सही कथन तलाशना थे। और गलत कथन कौन सा था, गलत कथन था कि अब्दुल्ला खां को मीर बख्शी हुसैन अली को जो है ना वजीर नियुक्त किया था, जबकि ये अपोजिट पोस्ट थी, एक दूसरे की मतलब अपोजिट पोस्ट थी। तो ये चीज बाहर निकलेगी। तो यहां पर अपन इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। ये तब हैंडल कर सकते हैं जब आपको ये चीज पता हो। अन्यथा हम ये देखेंगे कि जहां पे हमें डाउट है, डाउट वाली चीज को हमें बाहर निकालना है कि डाउट में डिसमैचिंग ना हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है। अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण, सिख नेता बंदा बहादुर का विद्रोह हुए और नादिर शाह का आक्रमण और दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार। अब देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अपन को इस टाइप के क्वेश्चन आती हैं तो मान लो पता नहीं है, तो अपन को देखो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेट या उसके लगभग ड्यूरेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। कोई एक कम से कम ड्यूरेशन आपके पास आए तो देखो
नादिर शाह का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है 1739, तो पहले उस पर डाल दो 1739। इसके बाद जो है ना अहमद शाह अब्दाली 1748, तो दूसरी डेट ये डाल दो कि 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। तो देखो 1739 और 48 दो चीजें मिल गई। अब अगर ये दो चीजें भी आपको मिल जाती, ये बहुत लोकप्रिय चीजें थी, अगर दो चीजें भी आपको मिल जाती हैं तो 39 से 48 के बीच में आपको ये सोचना है कि सिख नेता बंदा बहादुर का विद्रोह हुआ था, तो ये इनके बीच में तो नहीं आ रहा है, या दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार। तो देखो दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हुआ था, 1803 में हुआ था, और बंदा बहादुर का 1803 से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ था कि एक चीज तो फिक्स हो गई है कि 1803 सबसे लास्ट में है। अब 1803 यानी दिल्ली फोर्थ सबसे लास्ट में। तो यहां पे देखो मैच जो किया गया है घटनाओं का, तीसरा, पहले में ए में देखो आप, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तो देखो चौथा लास्ट में है, तो यहां पे अपन डाउट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, देखो चौथा लास्ट में है, तो अब भी डाउट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा एक में चौथा लास्ट में नहीं है, तो इसे बाहर कर दो, डी को। डी को जो है ना वो दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, ये डाउट कर रहा था। अब अपन को दो चीजों को देखना है कि सबसे पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। 1739 में अगर नादिर शाह का आक्रमण हुआ है तो यहां पर हम देखते हैं कि 1739 आ गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है ना बंदा बहादुर को दंडित किसने किया था, ये हम पहले प्रश्न में सॉल्व कर चुके कि बहादुर शाह प्रथम ने जाटों के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बंदा बहादुर ने जब विद्रोह कर दिया था तो बंदा बहादुर को दंडित किया था। अब बात हो रही है दंडित किया, हत्या की बात नहीं हो रही है। तो बंदा बहादुर को अगर दंडित कर दिया तो ये घटना पहले घट गई है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल कौन सा है, बहादुर शाह प्रथम का तो 7 से 12 है, 1707 से 1712 है, तो ये घटना तो बहुत पहले की हो गई है। अब ये घटना पहले की होगी तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सेकंड नेता बंदा बहादुर को, ये सेकंड सबसे पहले आ गया। अब देखो सेकंड पहले स्थान पे कौन है, तो सेकंड पहले स्थान पे बी और सी, डी पे है, बी और डी पे है, डी तो पहले ही बाहर निकल गया था, तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सीधा सीधा बी। बी में आंसर में क्या था कि पहले घटना घटी थी कि सिख नेता बंदा बहादुर के विद्रोह का दमन किया गया, पहले दमन हुआ, फिर इसके बाद थर्ड था नादिर शाह का आक्रमण हुआ, फिर फर्स्ट था अब्दाली का आक्रमण हुआ, और इसके बाद जो है ना दिल्ली पे 1803 में अधिकार हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका हैंडल हो जाता। बहुत सारी चीजों को आपको शार्प रखना पड़ेगा और इसके लिए जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखो एक तालिका दी गई है, अब तालिका की बात आ रही है, क्वेश्चन जो है ना छठवां तालिका, फर्स्ट और सेकंड जो है वो है, देखो फर्स्ट में मुगल बादशाह है जिसे वजीर के बस से, वजीर के भय से, मुगल बादशाह जैसे वजीर के भय से वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा था। ये पहला कथन है, मैच कराना है आपको, आप देखो इसको तो मैच कराना आपको। दूसरा है आखिरी मुगल बादशाह कौन है। तीसरा है मुगल बादशाह जिसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और चौथा है अब्दाली का पहला आक्रमण किसके समय हुआ था, नहीं कब हुआ था। दूसरी तालिका में जो दिया गया है तो ए में दिया है मोहम्मद शाह, बी में दिया अहमद शाह, सी में दिया है शाह आलम द्वितीय, और डी ए में दिया है आप देखो बहादुर शाह द्वितीय, आप देख सकते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय, अब इसको अपन को मैच कराना था। ए में है फर्स्ट में, फर्स्ट का बी सही है, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। आप इसके आंसरों को अगर मैच कराते हो तो आप देखो आंसर में इसे एक कौन सा मैच कर रहा है। एक को अगर मैच कराते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि जो एक मैच कर रहा है, बाकी जो उससे डिसमैच कर रहा है, डिसमैच वाले बाहर निकाल दो जो आपको कंफर्म हो। जैसे मैंने ये माना कि आखिरी मुगल बादशाह है, आखिरी मुगल बादशाह कौन था, तो सब लोग जानते बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये आखिरी मुगल बादशाह था। तो यानी कि आखिरी यानी सेकंड और डी, सेकंड का डी कौन सा है, तो देखो सेकंड के दो डी हैं, एक तो बी है बॉम्बे वाला और एक सी, आपका जो आंसर आ रहा है ये दो डी है। तो इसका मतलब कि ए हमारा गलत है और डी हमारा गलत है यहाँ पे, तो ये तो बाहर कर दो। एक ही चीज से दो चीजें आएंगी कि हमारा आंसर बी और सी में से कोई एक है। अब इसके बाद एक और मैच कराते हैं इसमें
कि मुगल बादशाह जिसे वजीर के भय से वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा था, तो वो मुगल बादशाह जो है कौन है जिसे निर्वासित रहना पड़ा था? तो देखो, मोहम्मद शाह है क्या अहमद शाह है, क्या बहादुर शाह द्वितीय है, और क्या आपका जो है ना बहादुर शाह द्वितीय है, क्या शाह आलम द्वितीय है? यहां पर हमको क्या देखना था कि जो बहादुर शाह जफर इसमें नहीं दिया है, इसमें बहादुर शाह द्वितीय दिया है। अब देखो, बहादुर शाह द्वितीय जो था वो किसको कहा जाता है? जफर को कहा जाता है। अब यहां पे शाह आलम द्वितीय कौन है? तो देखो, शाह आलम द्वितीय की उपाधि जो है किसने ली थी? शाह आलम द्वितीय वो बादशाह है जो कहां बैठा हुआ है? अवध के नवाब के पास। मतलब वह ऐसा बादशाह है जो अवध के नवाब के पास बैठा हुआ है। अवध के नवाब के पास बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की गद्दी पर कैप्चर किया था और अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित कर गया था, तो ये जो है ना, ये वहीं पे मतलब क्या बोलते, जब यहाँ पे व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर गया था, तो इसके विरोध में इसने जो है वहां पे बिहार में जो था वो शाह आलम द्वितीय की उपाधि लेके और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था, और शरणार्थी के रूप में अवध के नवाब के पास पड़ा रहा था। और फिर यही जो है ना, आपने देखा होगा, यही बंदा आगे चल के बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध शामिल होता है बंगाल के नवाब के साथ और अवध के नवाब के साथ मिलकर। तो अगर आपको ये आता है तो आप यहां से हैंडल कर सकते हैं इसे। तो देखो, आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा। सी का मतलब हुआ फर्स्ट का सी सही है, सेकंड का जो है ना डी सही है, थर्ड का ए सही है, और फोर्थ का जो है ना बी सही है। अब डिपेंड ये करता है कि आप इसको समझते कैसे हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना सातवां क्वेश्चन में है, निम्न मुगल बादशाहों के, देखो मैंने आपको बताया था कि मैं उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में ही क्वेश्चन तैयार किए हैं ये आपके लिए। तो मैं ऐसा एक ही टाइटल से सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा अगले वीडियो में मैं अलग अलग क्वेश्चन, मतलब मॉडर्न इंडिया से अलग अलग टाइटलों से एक दो क्वेश्चन को हैंडल करवाऊंगा, जिससे कि आपको जो है ना इसी प्रकार से कई क्वेश्चनों पे पकड़ बन सके। और धीरे धीरे एक सीरीज चलेगी 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों की। तो अगर इस टाइप से सीरीज चलती है तो अगर 10 क्वेश्चन भी अगर रोज होते हैं तो 10 हम 100 यानी 300 क्वेश्चन के आसपास हैंडल हो जाएंगे एक महीने में, और 2 महीने में 600 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से हैंडल हो जाएंगे। तो काफ़ी हद तक जो है ना आपको एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम भी दे सकते हैं। निम्न मुगल बादशाहों को सही क्रम में लगाएं। अब पहला है फर्रुखसियर, पहले में दिया है फर्रुखसियर, दूसरे में जहांदार शाह, फिर अहमद शाह, फिर शाह आलम फर्स्ट, और फिर मोहम्मद शाह। अब देखो, जो आपको आता है पहले आपको उसको लगाना है। सबसे पहले कौन आया था? तो बहादुर शाह प्रथम आया था। अच्छा, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह आया था। जहांदार शाह के बाद कौन आया था? जहांदार शाह के बाद देखो फर्रुखसियर आया था। अब जहांदार शाह है यहाँ पे, फर्रुखसियर है, तो मतलब सेकंड और थर्ड लगातार है ना, तो दूसरे के बाद पहला। आंसर में देखो कि दूसरे के ठीक बाद पहला कहां पे आ रहा है। तो यहाँ पे ए में देखते हैं चौथा, हम ए में आप देखो तो ए में दिया चौथा, दूसरा, पहला, पांचवा और फिर तीसरा। बी में दिया है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और फिर पांचवा। सी में दिया है पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा और फिर पांचवा। और डी में दिया है पांचवा, चौथा, पहला, तीसरा और फिर दूसरा। केवल अपन को 2 चीजें हैं, 2 चीजें कंफर्म हुई हैं कि सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम आया था, इसके बाद जहांदार शाह आया था। जहांदार शाह 7 से 12 तक बोला, 12 से 13 तक जो है ना जहांदार शाह रहा, और 13 से 19 तक फर्रुखसियर रहा। तो जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर, यानी सेकंड के बाद फर्स्ट ठीक आना चाहिए कहीं पे। तो देखो पहला आंसर है, कहीं भी आ जाए वो सेकंड के बाद फर्स्ट आना चाहिए, बीच में कोई नहीं घुसना चाहिए। तो देखो सेकंड के बाद फर्स्ट हमें ए में मिल रहा, बी में हमें सेकंड के बाद फर्स्ट मिल रहा है, फिर सी में हमें देखो फर्स्ट और सेकंड अलग अलग मिल रहा है, डी में फर्स्ट और सेकंड अलग अलग मिल रहा है, बीच में कोई है, तो यानी सी और डी तो बाहर हो गया आपका,
सी और डी कंफर्म बाहर हो गए। अब अपन को लड़ना था ए से और बी से, मतलब ए और बी में हमारा आंसर सही होना चाहिए। अब इसके बाद देखो दो चीजें हो गई हैं, फर्रुखसियर हो गया है, जहांदार शाह हो गया, फर्रुखसियर हो गया। अब फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला आया था। फर्रुखसियर के बाद अगर मोहम्मद शाह रंगीला आया था तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो है ना सेकंड, फर्स्ट और फिफ्थ का सीरीज बनना चाहिए था। तो देखो अपना जो बी और सी का आ रहा था तो सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ की सीरीज बना रहा था, जबकि फिफ्थ की बनना चाहिए थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर आंसर हमारा ए सही हो गया है, यहां पर जो है ना ए सही हो गया है। इसके बाद जो है ना अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। जैसे अब कथनों पे, तर्क और कथन पे विचार करना था अपन को। देखो कथन सत्य है तो आपको ये लगाना है, कथन गलत है तो आपको बी लगाना है। कथन और तर्क दोनों सही हैं, यानी कथन सत्य है तर्क गलत है तो आपको ए लगाना है। कथन सत्य है, कथन असत्य है मतलब गलत है और तर्क सत्य है तो आपको बी लगाना है। कथन और तर्क दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते तो सी लगाना है। कथन और तर्क दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते तो डी लगाना है। ये रूटीन क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको पता होगा। कथन है मुगल साम्राज्य की जनता में राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। मुगल साम्राज्य की जनता में राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। दूसरा तर्क जो है, इसका जो तर्क है कथन का, जाट, मराठा, राजपूत व अन्य क्षेत्रीय शक्तियों ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिए थे। तो अगर स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया था इन शक्तियों ने, इसलिए मुगल साम्राज्य की जनता में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। क्या ये सही है? तो देखो आपने देखा होगा कि जनता का मुगलिया सल्तनतों से बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी विचार नहीं रहा है। अगर अकबर के पीरियड को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि जनता का लगाव मुगलों के प्रति, जनता का लगाव मुगलों के प्रति जो है ना, वो ना तो प्रारंभ में रहा है अच्छा और ना लास्ट में अच्छा रहा है। हाँ, अकबर के समय और जहांगीर के समय थोड़ा सा अच्छा प्रभाव दिखाई देता है और शाहजहां के समय फिर एक बार एक उन्माद की भावना जगने लगती है और इसके बाद जो है औरंगजेब में तो बिल्कुल खुल के सामने आ जाती है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रवाद की भावना थी या जो साम्राज्यवादी जो विचारधारा यहाँ पर थी कि मुगल साम्राज्य की जनता में राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी कि ये मतलब राजनीति में वो ये ना प्रश्न को समझना है। आस्था तो थी लेकिन राजनीतिक व्यवस्था स्थिर रहे, ये हमारा राष्ट्र है, इस राष्ट्र को स्थिरता और स्थायित्व प्रदान किया जाए, ऐसी भावना जनता में नहीं थी। अगर ऐसी भावना जनता में होती तो ये जो विद्रोह हो रहे थे और जो स्वतंत्रता की घोषणाएं हो रही थी, तो विद्रोह और स्वतंत्रता की घोषणा होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि जनता तो मुगल सत्ता के प्रति वफादार बनी रहती, और विद्रोह अगर हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो मुगल सत्ता के प्रति जनता वफादार नहीं थी, तभी तो विद्रोह में शामिल हुए और तभी क्षेत्रीय शक्तियां उभर के सामने आई थी। इसका मतलब कि ये कथन सही है, तर्क सही है, और ये तर्क जो है ना कथन की काफी हद तक व्याख्या करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ धर्म सुधारकों ने अपने उपदेशों के द्वारा, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, कुछ धर्म सुधारकों ने अपने उपदेशों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मुगल साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई। तर्क है, दक्कन में महाराष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए राजनीतिक संप्रभुता प्राप्त करने पर बल दिया गया। राजनीतिक संप्रभुता प्राप्त करने पर बल दिया गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कथन है, कथन में क्या है, कुछ धर्म सुधारकों ने अपने उपदेशों के द्वारा, तो देखो इस पीरियड के अगर वो धर्म सुधारकों को देखते हैं तो महाराष्ट्र में धर्म सुधारक है, भक्ति आंदोलन का पीरियड है ये।
महाराष्ट्र में धर्म सुधारक हैं बहुत सारे, और जितने भी महाराष्ट्र में धर्म सुधारक हैं उन्होंने मराठवाड़े को या मराठी जनता को उत्प्रेरित किया है। मराठी जनता को जो उत्प्रेरित किया है वो काय के लिए उत्प्रेरित किया है? अपने मराठवाड़े के लिए। और जब मराठवाड़े के लिए, अपने स्वतंत्र सत्ता के लिए, अपने स्वतंत्र स्वाभिमान के लिए उन्होंने प्रेरित किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार से जब क्षेत्रीय धार्मिक और क्षेत्रीय सम्मान की भावना जब उभर के सामने आने लगी इन संतों के द्वारा, इन भक्त कवियों के द्वारा, जैसे कि आपने देखा होगा कि शिवाजी के अपने गुरु और एकनाथ नामदेव जैसे जो संत कवि थे, इन लोगों के जो विचारों को देखते हैं तो इन लोगों के विचार उनकी अपनी क्षेत्रीय प्रतिष्ठा को, क्षेत्रीय भक्ति को या क्षेत्रीय भावना को ऊंचा उठाने की ही बनी रही है। तो इसका मतलब है कि कथन आपका सही है। दूसरा है कि दक्कन में महाराष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए राजनीतिक संप्रभुता करने पर बल दिया गया है। तो बिल्कुल सही थी, जब ऐसे लोग प्रेरित करेंगे तो फिर बल तो दिया ही जाएगा। 10वां अगला क्वेश्चन जो है ना आपका, उत्तरवर्ती मुगलों में इजारा पद्धति, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, आपका 9वें का आंसर सी हो जाएगा। उत्तरवर्ती मुगलों में इजारा पद्धति खालसा व जागीर भूमि पर आम हो गई थी। यहां पर यह कथन है। दूसरा है तर्क, जागीरदारों ने खेतिहारों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब यह तर्क था। कथन देखते हैं, उत्तरवर्ती मुगलों में इजारा पद्धति खालसा व जागीर भूमि पर आम हो गई थी। मतलब भूमि, इजारा पद्धति क्या है? भूमि की बोली लगा के नीलाम कर देना। और जब बोली लगा के नीलाम भूमि को किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में किसानों का शोषण होगा। तो देखो, अपन ने कथन और तर्क में दिया था कि डी में क्या है? कथन तर्क दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। देखो, उत्तरवर्ती मुगलों में हमने देखा है कि वाकई में काफी कुछ भूमियों को इजारा पद्धति के तहत ला दिया गया था और उन्हें नीलामी दे दी गई थी। अब नीलामी कर दिया गया था तो मतलब इसका मतलब होता था राजस्व को अधिक से अधिक बटोरना चाहती थी कौन? राज सत्ता, जिससे किसानों को परेशानी हुई। दूसरे, जागीरदारों ने खेतिहारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सही है। जागीरदार जब किसी जागीर भूमि को खरीदता था नीलामी से तो ज्यादा से ज्यादा बोली लगा के खरीदता था, और ज्यादा से ज्यादा बोली लगा के खरीदेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि किसानों का दोहन करेगा। लेकिन यहां कथन और तर्क में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। कथन की डिमांड तर्क की डिमांड फुलफिल नहीं करती है। बातें दोनों सही हैं। उत्तरवर्ती मुगलों ने इजारा पद्धति खालसा व जागीर भूमि पर आम हो गई थी। खालसा भूमि रही थी, जागीर भूमि रही थी। यहां पर जो इजारा पद्धति चलाई गई थी वो इजारा पद्धति उन जागीरदारों पर चलाई गई थी जो नई जागीरें देना थी, या उन जागीरों पर चलाई गई थी जो जागीरें किसी से डिसमिस हुई थी और एक्स्ट्रा में पड़ी थी, उनके लिए चलाई गई थी। ना कि पूरी इजारा पद्धति पूरी खालसा भूमि पे और जागीर भूमि पे। खालसा भूमि पे तो इसे बिल्कुल लागू नहीं किया गया था। तो आप यहां समझ सकते हैं कि बात इसकी सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। क्यों? क्योंकि उधर किसानों के दोहन की बात हो रही है और इधर एक सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो बदलाव था, बदलाव की बात हो रही है। तो इस प्रकार से हम जो है ना प्रश्नों को समझ सकते हैं। इसका आंसर डी है, यानी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम क्वेश्चन समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं क्लियर हो जाती हैं। और अगर ये घटनाएं क्लियर हो जाती हैं, इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग में क्लिक कर सकता है एग्जाम के समय कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो अगले टाइटल में मैं 12 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा। तो फिर देखते हैं नए वीडियो में।